मैं डॉक्टर नीता आनंद आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के बारे में बता रही हूँ। विदेशी सहायता का क्या अर्थ है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। आज हम विदेशी सहायता के विपक्ष में तर्क पढ़ेंगे। विदेशी सहायता किसी भी देश के विकास के लिए बहुत लाभदायक है। जिस देश के पास पूंजी का अभाव होता है, विदेशी सहायता के माध्यम से वह देश अपना विकास कर सकता है, चाहे वह अल्पविकसित राष्ट्र हो, चाहे विकासशील राष्ट्र हो। पूंजी के आवागमन से पूंजी किसी देश में आती है तो उस देश के उद्योग धंधों का विकास होता है। निश्चित रूप से उस देश को फ़ायदा होता है। उस देश में रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, लोगों की आय बढ़ती है, आय के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, उनकी बचतों में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई विदेशी सहायता से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन विदेशी सहायता के कुछ नुकसान भी हैं। आज हम इस लेक्चर में विदेशी सहायता के जो नुकसान हैं, विपक्ष में जो तर्क हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो विपक्ष में तर्क है, देश में आर्थिक शोषण को बढ़ावा। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को पूंजी प्रदान करते हैं, सहायता के रूप में प्रदान करते हैं। कुछ भाग अनुदान के रूप में होता है, शेष भाग ऋण के रूप में होता है। लेकिन जो भाग अनुदान के रूप में होता है उसे हमें वापस नहीं करना पड़ता। जो भाग सहायता के रूप में होता है, ऋण के रूप में होता है, उसको हमें वापस करना पड़ता है। कई बार विकसित देश ऐसी शर्तें बना लेते हैं कि जो उद्योग धंधे विकसित होते हैं उसमें उन्हीं देशों की लेबर काम करेगी, उन्हीं देशों के इंजीनियर्स काम करेंगे, और जो गरीब राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र है उसके लोगों को काम नहीं मिल पाता है, या उनको नीचे के पदों पर काम दिया जाता है। ऐसी स्थिति में गरीब राष्ट्र के या विकासशील राष्ट्र के लोगों का शोषण होता है और उनको कम आय की प्राप्ति होती है, उनको विदेशी सहायता के कम लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा विदेशी सहायता के विपक्ष में तर्क है गला काट प्रतिस्पर्धा। विदेशी सहायता गला काट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। जब विदेशी सहायता किसी देश में आती है, किसी देश को प्राप्त होती है, उस देश के घरेलू उद्योग भी होते हैं, उस देश में विदेशी सहायता से लगाए गए उद्योग भी होते हैं। उन दोनों प्रकार के उद्योगों में तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम गला काट प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं। जैसे मैं आपको मोबाइल का उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ BSNL भी है और अन्य कंपनियाँ भी हैं, विदेशी कंपनियाँ भी हैं। इनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। इसका एक तो नुकसान ये है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है ग्राहकों को कम से कम दरों पर वस्तुओं की, सेवाओं की उपलब्धि होती है। विदेशी सहायता के विपक्ष में जो तर्क, तीसरा तर्क है, वो असंतुलित विकास है। विदेशी सहायता असंतुलित विकास को बढ़ावा देती है। विदेशी सहायता में जो देश सहायता प्रदान करता है वह देश उसी उद्योग में सहायता प्रदान करता है जिसमें कि लाभ की मात्रा अधिक होती है। जिन उद्योगों में लाभ की मात्रा कम होती है, कभी भी विदेशी सहायता उन उद्योगों के लिए प्राप्त नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जिन उद्योगों में लाभ अधिक होता है उनकी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ता जाता है, अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम रह जाता है, घटता रहता है। इससे देश में उद्योगों का असंतुलित विकास होने लगता है। दूसरी बात है, छोटे उद्योगों को विदेशी सहायता की प्राप्ति नहीं होती, बड़े उद्योग विदेशी सहायता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इससे देश में असंतुलित औद्योगिक विकास को, असंतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। विदेशी सहायता के पक्ष में चौथा जो तर्क है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ। भुगतान संतुलन से हमारा तात्पर्य है जो हम आयात करते हैं और इसके साथ साथ जो वस्तुएं हम अपने देश से निर्यात करते हैं, सेवाएं जो निर्यात करते हैं, उनका अंतर ही भुगतान संतुलन है। अब किसी देश का भुगतान संतुलन कैसा होना चाहिए, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए भुगतान संतुलन यदि अनुकूल रहता है
तो उस देश के लिए बहुत फ़ायदा है। संतुलित भी रहता है तब भी बहुत फ़ायदा है, अर्थात आयात निर्यात एक दूसरे के बराबर रहते हैं। लेकिन जब किसी देश के आयात अधिक होते हैं और निर्यात कम होते हैं तो निश्चित रूप से उस देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन उस देश के लिए नुकसानदायक होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन में आयात बढ़ जाते हैं और निर्यात स्थिर रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा भुगतान शेष माइनस में चला जाता है। तो विदेशी सहायता में आयातों को बढ़ावा मिलता है और भुगतान संतुलन निरंतर प्रतिकूल होता चला जाता है। पांचवां विदेशी सहायता के विपक्ष में तर्क है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है किसी भी देश में वस्तुओं के मूल्यों का बढ़ना। वस्तुओं के मूल्य जब बढ़ते हैं जब किसी देश में पूंजी की मात्रा बढ़ती चली जाती है, किसी देश में लोगों की आय की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब विदेशी पूंजी देश में आती है तो उस देश में पूंजी की मात्रा बढ़ती है, उद्योग धंधे विकसित होते हैं, आय बढ़ती है लोगों की, इससे वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। वस्तुओं के मूल्य जो बढ़ते हैं वो उस देश के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होते, क्योंकि वहाँ की गरीब जनता उन वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं होती है। कई बार इसके कारण विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश को अवमूल्यन भी करना पड़ता है। भारत सरकार ने 1948 में, 1966 में व 1991 में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, क्योंकि विदेशी पूंजी बढ़ती चली गई और देश में वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते चले गए। अर्थात आवश्यकता इस बात की है कि विदेशी सहायता एक सीमा में ही प्राप्त की जाए, जिससे कि देश में मुद्रास्फीति ना बढ़ सके, मुद्रा प्रसार न हो सके। विदेशी सहायता के विपक्ष में छठा जो तर्क है वो है ऋण भार। विदेशी सहायता किसी भी देश के निवासियों पर ऋण भार को निरंतर बढ़ाती है। ऋण भार बढ़ने से आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऋण के भार के नीचे दब जाती हैं। आज भी हमारे यहाँ जो हर व्यक्ति है वो लाखों रुपए के ऋण भार से दबा हुआ है। नया बच्चा जो जन्म लेता है उस पर भी ऋण का भार है। तो आवश्यकता इस बात की है, कोई भी देश यदि विकास करना चाहता है तो उसको अपने संसाधनों का विकास करना चाहिए। विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता देश के ऋण भार को बढ़ाती है, ब्याज की मात्रा को बढ़ाती है और प्रतिकूल भुगतान संतुलन को बढ़ावा देती है। विदेशी सहायता के विपक्ष में सातवां तर्क है पक्षपातपूर्ण नीति। जब कोई देश किसी अन्य देश को विदेशी सहायता प्रदान करता है तो वह उस देश की आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति को अपने अनुसार तय करने की चेष्टा करता है। जो देश ऋण प्राप्त करता है उसको अपनी आर्थिक नीति में, औद्योगिक नीति में, व्यापारिक नीति में सहायता प्रदान करने वाले देश के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहायता प्रदान करने वाला देश पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता है। सहायता तो प्रदान करता है लेकिन उसके साथ साथ अनेक प्रकार की शर्तें भी लगाता है और हमारी विदेशी व्यापार नीति, विदेशी विनिमय नीति भी उससे प्रभावित होती है। विदेशी सहायता के विपक्ष में आठवां प्रमुख तर्क है अनिश्चितता की समस्या। अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता का यहाँ हमारा तात्पर्य है कि किसी भी देश के आर्थिक वातावरण में अनिश्चितता का होना। यदि किसी देश में विदेशी सहायता प्राप्त होती है तो वह देश उस पूंजी के आने से अपने देश के उद्योग धंधों का विकास कर सकता है, आधारभूत ढांचे का विकास कर सकता है, बैंक बीमा कंपनियों का विकास कर सकता है, शिक्षण संस्थाओं का विकास कर सकता है। लेकिन यदि कभी विदेशी सहायता को रोक दिया जाए तो उस देश के समक्ष पूंजी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे हम अनिश्चितता की समस्या के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विदेशी सहायता का फ्लो अगर निरंतर बना रहता है तो सहायता प्राप्त करने वाले देश को कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन विदेशी सहायता का फ्लो जहाँ रुकता है वहाँ उस देश में पूंजी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात विदेशी सहायता को नमक की तरह प्रयोग में लाया जाना चाहिए ताकि उस सहायता पर पूर्ण रूप से हम निर्भर ना हों और हमें पूंजी के आवागमन संबंधी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। विदेशी सहायता के विपक्ष में नौवां जो तर्क है
विदेशी सहायता का अपव्यय। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, विदेशी सहायता हमें प्राप्त होती है अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में, नगद सहायता के रूप में, तकनीकी सहायता के रूप में। जो नगद रूप में सहायता प्राप्त होती है, अनुदान के रूप में जो सहायता प्राप्त होती है, कई बार देश की सरकार उस सहायता का अपव्यय भी करती है। विदेशी सहायता जिस उद्देश्य को लेकर प्राप्त होती है, उस उद्देश्य को तो भुला दिया जाता है, किसी अन्य कार्य पर उस विदेशी सहायता का व्यय कर दिया जाता है। इससे जिस क्षेत्र का हम विकास करना चाहते थे, वास्तव में सैनिटेशन का विकास करना चाहते हैं, बिजली का विकास करना चाहते हैं, देश में बिजली पहुंचाना चाहते हैं, वो काम तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन विदेशी सहायता को हमने कहीं अन्य उपयोग कर लिया। इससे विदेशी सहायता का जो हम प्राप्त करते हैं, उसका जो उद्देश्य होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता है। विदेशी सहायता के विपक्ष में 10वां तर्क है प्रतिबंधित सहायता। प्रतिबंधित सहायता का यहाँ हमारा तात्पर्य है कि प्रतिबंधों से मिली हुई सहायता, प्रतिबंधों के रूप में प्राप्त सहायता। कई बार कुछ राष्ट्र जब सहायता प्रदान करते हैं तो सहायता के साथ साथ अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगा देते हैं। ये जो प्रतिबंध होते हैं, ये आपके उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा डालते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विकासशील राष्ट्र या विकसित राष्ट्र किसी विशेष उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त करे और वास्तव में उसी उद्देश्य पर उस सहायता को व्यय करे, ताकि सहायता का सही उपयोग हो और उस क्षेत्र का सही तरीके से विकास किया जा सके। 11वां जो हमारा बिंदु है, उसमें हमने कहा है पूंजी निर्माण की धीमी दर। विदेशी सहायता हमको धीरे धीरे प्राप्त होती है। विदेशी सहायता हमें दूसरों पर निर्भरता बढ़ाती है। विदेशी सहायता हमको जब प्राप्त होती है तो उसमें अनेक प्रकार की शर्तें भी होती हैं। पैसा जब आता है उसमें विदेशी तकनीक भी शामिल होती है, उसके साथ साथ विदेशी इंजीनियर भी शामिल होते हैं, विदेशी लोग भी आकर काम करते हैं और उद्योग धंधों में हमारे देश के लोगों को भी लगाया जाता है। तो जैसे जैसे सहायता प्राप्त होती है वैसे वैसे पूंजी निर्माण होता है। यदि सहायता कम प्राप्त होती है, कम मात्रा में प्राप्त होती है, तो पूंजी निर्माण की दर भी धीमी बनी रहती है, क्योंकि सहायता मिलेगी, उद्योग धंधों का विकास होगा, इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। तो उस समय जब सहायता प्राप्त होती है, उद्योग धंधों का विकास होने में 1 साल, 2 साल, 5 साल का समय लगता है, तभी हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाते हैं और रोज़गार से ही लोगों की बचतें बढ़ती हैं और बचतों से ही पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। यदि विदेशी सहायता कम प्राप्त होती है किसी देश को, तो उस देश की पूंजी निर्माण की दर भी धीमी बनी रहती है। और विदेशी सहायता के विपक्ष में आखिरी जो तर्क है, लाभों का बड़ा भाग विदेशों में हस्तांतरण। ये सबसे बड़ा तर्क है विदेशी सहायता के विपक्ष में। जो भी विदेशी सहायता हमको प्राप्त होती है, विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती है, विदेशी पूंजी का विनियोग करती है, हमारे यहाँ के उद्योग धंधों के शेयर्स खरीदती है, इससे हमें एक नुकसान होता है। पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया, पूंजी हमारे पास में आ गई, उद्योग धंधा लग गया। लेकिन जब विदेशी कंपनी जो है, जब लाभ होता है, उसका एक बड़ा भाग अपने देश में वापस ले जाती है, क्योंकि इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई जा सकती कि लाभों का विनियोजन पुनः हमारे ही देश में किया जाएगा। दूसरी ओर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, वो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, उद्योग धंधों में शेयर्स खरीदते हैं शेयर बाज़ार से। वो भी जैसे ही शेयर्स के मूल्य बढ़ते हैं, अपने शेयर्स को बेचकर लाभ कमा लेते हैं। तो इस प्रकार से लाभ की एक बड़ी राशि, चाहे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग हो, FDI हो, चाहे FII हो, दोनों में ही विदेशों में हस्तांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विदेशी सहायता के फ़ायदे भी हैं, लेकिन विदेशी सहायता के बहुत नुकसान भी हमको उठाने पड़ते हैं।